Good afternoon to everyone. सो आज हम लेके आए हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो जो आपको साइंस के बारे में बताएगी और साइंस के हर एक फील्ड के बारे में बताएगी। साइंस एक्चुअली एक ब्रांच है स्टडीज़ की जो दुनिया में चलने वाले सारे नेचुरल मीन मेड आर्टिफिशियल प्रोसेसेस के पीछे का रीज़न पता करने वाली है। साइंस कहती है जो कुछ होता है उसके पीछे टाइम के साथ चलने वाली और उसके पीछे टाइम के साथ मूवमेंट करने वाली हर एक प्रोसेस, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मीन मेड हो, हर एक प्रोसेस टाइम के साथ चलती है और टाइम और एनर्जी और मैटर का कम्बिनेशन उसके साथ चलता है और उसको चलाने में टाइम, एनर्जी और मैटर का एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन काम करता है। और हमारा साइंटिफिक विज़न यही कोशिश करता है कि हम साइंस को कितने डेप्थ तक और कैसे हमारे दर्शकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम आसान कर पाएँ। साइंस से लोग डरते हैं, पर साइंस में जो भी चीज़ लिखी गई है या जो भी चीज़ पढ़ी गई है उसके पीछे रीज़न होता है। साइंस कोई डरने की चीज़ नहीं होती। बस हमें ज़रूरत है कि हम उस साइंस के, उस प्रोसेस के और साइंस में लिखी गई एक एक लाइन के रीज़न को समझें, और इसी नॉलेज को हम साइंस बोलते हैं। साइंस विदाउट अ रीज़न कैन नॉट एग्जिस्ट। साइंस का बेस ही, साइंस की बैकबोन ही रीज़न होती है। और हमारा विज़न यही है कि हम साइंस के उस रीज़न को तोड़ तोड़ कर आसान बनाए बच्चों के लिए, और बच्चे जिससे भागते हैं हम उसी साइंस को बच्चों के लिए आसान बनाएं और हम बच्चों को आगे से आगे बढ़ने के लिए मदद करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, हमारा विज़न क्या है। हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं कि हर एक प्रोसेस जो लिविंग में होती है, साइंस उस हर एक प्रोसेस को समझाती है, चाहे वो लिविंग मैटर में हो, नॉन लिविंग मैटर में हो, पर उसको एक रीज़न के साथ समझाती है। वही साइंस है। अब देखिए आप, साइंस के लिए कुछ फाउंडेशंस होती हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, साइंस होती क्या है। साइंस एक ब्रांच है स्टडी की जो सिस्टमेटिक वे से हमें ये समझाती है कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और ये समझने की कोशिश भी करती है साइंस के इसके पीछे कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उससे बेनिफिट क्या है, और वो होती कैसे है और कितने टाइम में होती है। साइंस जो वर्ड है, एक लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है, जिसका मतलब ही जानना होता है। साइंटिया का मतलब ही टू नो होता है। साइंटिया का मतलब ही टू नो होता है। तो साइंस का मतलब, साइंस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो भी नॉलेज होता है। नॉलेज हम लेते हैं साइंस में कि किसी प्रोसेस के पीछे जो रीज़न है, किसी प्रोसेस के पीछे जो रीज़न है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कब तक होता रहेगा। और ये जो कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है उसके लिए
होने के लिए क्या क्या एनवायरनमेंट ज़रूरी है, और वो हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए क्यों ज़रूरी है। अब देखिए साइंस बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है जिसको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि साइंस में बहुत सारी डिस्कवरीज पहले होती आई हैं। चाहे वो हम ये कर लें कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में कर लें, चाहे हम लाइफ साइंस के फील्ड में कर लें, स्टार्टिंग फ्रॉम फ़ोन जो आपके हाथ में है, टू वेरियस टाइप ऑफ इंजेक्शंस जो आज आप लगवाते हैं ताकि हम हेल्थी रह पाएँ। तो साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, तो इसे हम एक साथ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने मेजर ब्रांचेस बनाई गई हैं। हमने इसकी मेजर ब्रांच बनाई है जो इस प्रकार है। फिजिक्स ये काम करती है। फिजिक्स बेसिकली क्या काम करती है? फिजिक्स ये समझाती है कि देखिए वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ के पीछे दो चीज़ होती है। एक तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग दो चीज़ें होती हैं, पहला एनर्जी, दूसरा मैटर। और जो भी प्रोसेस होती है वो एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन के साथ ही होती है। देखिए अब हम बहुत मेजर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फिजिक्स में, दैट इज़ फोर्स। फोर्स और कुछ नहीं है, जो फोर्स एक एनर्जी है जो हम लगाते हैं या कोई और सिस्टम लगाता है किसी भी रेस्ट में पड़ी किसी भी नॉन मूवेबल चीज़ को मूव करने के लिए। सपोज़ कीजिए हमें टेबल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और हम फोर्स लगाते हैं, किसी चीज़ को धक्का देते हैं, तो जिस चीज़ पर हमने धक्का दिया उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ जगह वो घेरेगी। तो उसी फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब हमने कितना फोर्स लगाया और कितना उस बॉडी में मास था और वो कितना डिस्प्लेस हुई है, किस स्पीड से डिस्प्लेस हुई है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। फिजिक्स यही है। फिजिक्स हमें बताती है कि कोई नेचुरल प्रोसेस होती है तो क्यों होती है, और उसके पीछे फोर्स क्या क्या है, उसको चलाने के लिए कौन कौन से फोर्स ज़रूरी हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं उस प्रोसेस को आगे चलाने के लिए। अब देखिए केमिस्ट्री जो है साइंस की सेकंड मोस्ट ब्रांच है, जो एक तरह से लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ब्रांच है, और ये बताती है कोई मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस एक जगह से, एक प्रकार से, एक स्टेट से या एक टाइप ऑफ मैटर से दूसरे टाइप ऑफ मटेरियल में कैसे बदलती है। देखिए सपोज़ कीजिए पानी, अगर हमने बर्फ़ रखी है, बर्फ़ को अगर हम धूप में रखते हैं तो वो पानी बन जाता है। वो एक केमिकल प्रोसेस है उसके पीछे, चाहे वो हमें देखने में ये लगे कि हम सब जानते हैं कि बर्फ़ का पानी बनना
एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब देखने में आसान लगता हो, लेकिन उसके पीछे जाने पे, उसके उसके रीज़न के पीछे जाने पे हमें ये पता लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिकल बेसिस पे हो रही हैं, जो छोटे लेवल पे हो रही हैं, चाहे किसी के बीच की स्ट्रेंथ टूटना हो या किसी चीज़ की पकड़ खुल जाना हो, जिसकी वजह से एक कठोर बर्फ़ की सिल्ली पानी में बदल जाती है। क्योंकि बर्फ़ की सिल्ली में जो पकड़ होती है एक दूसरे के बीच में, वो कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा कर उसको उसके ऊपर बर्फ़ की सिल्ली रखें तो उसमें जो बर्फ़ की सिल्ली में जो पकड़ है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और इसी कमज़ोर पड़ने की प्रोसेस को हम केमिकल या केमिस्ट्री में समझ सकते हैं। केमिस्ट्री बेसिकली ये बताती है कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह या एक प्रकार से दूसरी प्रकार में बदलती है तो क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है। अब तीसरी आती है, तीसरी जो मेजर ब्रांच है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी वर्ड जो है वो दो वर्ड के जोड़ने से बना है। पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस। तो बायोस का मीन्स होता है जो लिविंग है, जिसके अंदर लाइफ है, जो चल फिर सकता है या जो सांस ले सकता है, उसके अंदर चलने वाली सारी प्रोसेस के लॉजिक को हम समझते हैं, सारे प्रोसेस के कारणों को हम समझते हैं। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कब तक होता रहेगा और कैसे होता है। हम ये सारी प्रोसेस अगर नॉन लिविंग थिंग में पढ़ेंगे तो वो फिजिकल हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगी। अगर हम ये सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा, अगर ये तीनों क्वेश्चन अगर हम किसी जीते हुए जीवित शरीर में लगाएं, जिसमें अभी ज़िंदगी या जीवन चल रहा है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जैसे कोई ह्यूमन हो गया, जैसे कोई एनिमल हो गया, जैसे गाय भैंस बकरी हो गई, तो अगर इन तीनों प्रश्न के उत्तर हम इन सब में ढूंढेंगे तो वो हमारी बायोलॉजी हो गई। बायोलॉजी में बहुत छोटी सी चीज़ है डीएनए। आपने सबने सुना होगा डीएनए। डीएनए से लेकर कैसे एक इंसान बनता है, डीएनए से कैसे एक इंसान बनता है, और उस डीएनए से कैसे एक इंसान की पूरी ज़िंदगी चलती है, या डीएनए से कैसे एक एनिमल बनता है, उस डीएनए से कैसे उस एनिमल की एक पूरी प्रोसेस चलती है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। फिर तीसरी और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम बिना किसी डिस्कवरी के या बिना जो भी हम साइंस में पढ़ते हैं वो डिस्कवरी की गई किसी ना किसी के बारे, किसी ना किसी के द्वारा। और हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जो हर एक चीज़ जो लिखी गई है साइंस में वो डिस्कवरी करके ही लिखी गई। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना। आज जो हम पढ़ पा रहे हैं वो जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन किया गया है, जनरेशन बाय जनरेशन हमारे पास पहुंचा है। तो इसका मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी ने उसकी डिस्कवरी पहले की होगी, वो हम आज पढ़ रहे हैं। और आज जब हम ये बातें कर रहे हैं तब भी इस दुनिया में बहुत सारी डिस्कवरीज चलती ही रहेंगी।
आप कंसीडर नहीं कर सकते साइंस को डिस्कवरी के बिना डिस्कवरी के साइंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। और डिस्कवरी एक्चुअली क्या है, डिस्कवरी के लिए या खोज के लिए आपको अपने माइंड से लगातार क्वेश्चन करना पड़ता है, लगातार क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। अगर सपोज़ आप कहीं चल रहे हैं तो आपने किसी दुनिया के किसी पार्ट में देखा कि एक प्रोसेस हो रही है। अगर आपके मन में ये नहीं आ सकता ना, ये नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब तक होता रहेगा और किस वजह से हो रहा है और इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको चला रही हैं, ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो साइंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके माइंड में कभी ये आया हो कि कोई चीज़ चल रही है या कोई चीज़ हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, कब तक होता रहेगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर हो रही हैं, तो तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आप साइंस को समझ सकते हैं, साइंस की स्टडी कर सकते हैं। ये 4-5 बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हर एक माइंड को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि साइंस क्यों ज़रूरी है और साइंस को क्यों पढ़ा जाए। जब हम डिस्कवरी करते हैं, जब हम डिस्कवरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम किसी को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, फिर हमारे माइंड में, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ क्यों होती है, क्यों हो रही है, क्या क्या चीज़ इसके पीछे है या इसके नीचे है जो इससे छोटी हैं, जो इसको चला रही हैं अंदर से। तो पहली चीज़ तो होती है ऑब्ज़र्व, दुनिया में हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना। फिर दूसरी चीज़ होती है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना कि क्यों ये चीज़ क्यों हो रही है या ये प्रोसेस, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है और ये कब तक होता रहेगा, ये क्वेश्चन करना दूसरा ज़रूरी काम होता है। तीसरा होता है आपने कुछ उसके पीछे की लॉजिक लगाने की कोशिश की, आपने कुछ अपना लॉजिक लगाया, वो सोचते हो, दिमाग से आप सोचते हो तो आप कुछ जान पाते हो या अपने दिमाग की वजह से आपको कुछ पता लगता है, तो आप उसके पीछे का लॉजिक ढूंढते हो दिमाग लगा करके। फिर उस लॉजिक को टेस्ट करने की बात आती है कि ये लॉजिक जो है, जो मैं सामने देख रहा हूँ, उस प्रोसेस में सही बैठ रहा है कि नहीं। फिर आप उसको टेस्ट करते हो। अगर आपका टेस्ट करने के बाद दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि शायद आप जो सोच रहे हो और जो आप करना चाहते हो उस टेस्ट में हो जाए, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन फिर आप दूसरी बार ट्राई करते हो, तीसरी बार ट्राई करते हो। जैसे बल्ब की खोज करने के लिए करीबन एक साइंटिस्ट को 1000 बार फेल होना पड़ा था। तो साइंस में लगातार डिस्कवरी के लिए क्वेश्चन होना ज़रूरी है। पहली चीज़ ऑब्ज़र्व होना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ क्वेश्चन होना ज़रूरी है, तीसरी चीज़ उस क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक हमें सोचना ज़रूरी है, और चौथी चीज़ फिर उस लॉजिक को हम दुनिया बाहर के एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं। अगर हम फेल भी हो गए तो भी हम बार बार उस चीज़ को करके देखते हैं जब तक हम सही तरीके से पास ना हो जाए। यही एक तरीका है जो एक डिस्कवरी को पूरी तरह सही बनाता है, चाहे टेलीफोन हो ग्राहम बेल के द्वारा, या बल्ब की डिस्कवरी हो, चाहे डिस्कवरी हो कंप्यूटर की, चाहे डिस्कवरी हो बाइनरी सिस्टम की, चाहे डिस्कवरी हो फोटोसिंथेसिस की, चाहे डिस्कवरी हो रेस्पिरेशन की, जो आज हम डेली करते हैं। तो
उस चाहे डिस्कवरी हो कोई इंजेक्शन की जो हम नॉर्मल बुखार में भी लगाते हैं, तो उस चीज़ों सब सारी चीज़ों की डिस्कवरी में एक्चुअली ये 4-5 स्टेप्स हैं जो ज़रूरी हैं। तो जो कोई भी साइंस की प्रोसीजर हो, उसके लिए बेसिक स्टेप्स यही होते हैं। अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो कोई भी साइंस की प्रोसेस हो, उसके लिए डिस्कवरी लगती है पहले। उसके पीछे उस प्रोसेस के होने के कारण और होने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स को समझा जाता है, और इसी चीज़ को हम डिस्कवरी बोलते हैं। और डिस्कवरी उस हर एक साइंटिफिक प्रोसेस की डिस्कवरी का एक फ्लो चार्ट होता है, जिसमें मेन स्टेप्स होते हैं 6 या 7, जिसको बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, प्रोसेस को देख के क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। क्वेश्चन के बाद हम हमारा लॉजिक लगाते हैं पीछे कि ये ऐसे करके ऐसे हो सकता है। फिर हम उस लॉजिक को एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उस लॉजिक पे। फिर हम उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जो सामने आए हैं उसको देखते हैं कि वो सही है या गलत। उस एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट निकले हैं वो हमारी माइंड में जो चल रही है थ्योरी, जो हमने अपने हिसाब से बनाई है, वो उसको फुलफ़िल करते हैं या नहीं। फिर कंक्लूजन आता है कंक्लूजन आता है कि हाँ, ये जो हम सोच रहे हैं और जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके रिज़ल्ट मैच करते हैं, हाँ, या मैच नहीं करते हैं, नहीं। अगर मैच नहीं करते हैं तो हम दूसरा लॉजिक सोचते हैं और दूसरे लॉजिक के हिसाब से दूसरे लॉजिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। पर प्रोसीजर हमेशा सेम रहेगा हर एक प्रोसेस की डिस्कवरी का। सबसे पहले कोई प्रोसेस को देखकर, कोई चीज़ को देखकर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है और ये कैसे होता है। सपोज कीजिए आप किसी चीज़ पर कम फोर्स लगाते हो तो वो थोड़ी हिलती है, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाते हो तो ज़्यादा हिलती है। अगर उस एक क्रिकेट गेम में आप थोड़ा सा कम फोर्स लगाकर एक बॉल को फेंकते हो तो उसकी स्पीड कम रहती है और बैट्समैन आसानी से उस पर शॉट मार सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाकर उसी पे ज़्यादा फोर्स लगाकर थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाकर उसे फेंकते हो तो ज़्यादा स्पीड निकलती है और बैट्समैन के लिए उतना ही मुश्किल शॉट को खेलना रहता है। बैट्समैन 70-80 की स्पीड पर ढंग से खेल सकता है और 140-50 की स्पीड पर बहुत मुश्किल होती है उसे समझने में और खेलने में। तो उसके पीछे भी एक प्रोसेस है और उसको भी समझाया जा सकता है फिजिक्स के द्वारा। पर उस चीज़ की डिस्कवरी, उस प्रोसेस की डिस्कवरी में भी ये 4-5 चीज़ें कॉमन रही होंगी। किसी साइंटिस्ट के दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि अगर हम कम फोर्स लगाते हैं तो कम स्पीड निकलती है, अगर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा स्पीड निकलती है। उसके पीछे कारण क्या है? फिर उसने सोचा होगा कि जितना फोर्स है उतना ही एक्सेलरेशन होता होगा और फोर्स सीधा सीधा एक्सेलरेशन के बराबर होता होगा, पर ऐसा नहीं होता। फिर उसने जो फोर्स और एक्सेलरेशन को बराबर मान के, एक दूसरे के बराबर मानकर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानकर एक्सपेरिमेंट किए होंगे। फिर उसकी एनालिसिस आई होगी, उसका रिज़ल्ट निकला होगा। फिर रिज़ल्ट में उसने देखा होगा नहीं, फोर्स अकेला एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता, उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, कुछ और भी चीज़ें हैं।
जो अलग अलग होती हैं, जो फोर्स यानी जो बल हम लगाते हैं उससे डायरेक्ट पूरा स्पीड नहीं बदलती है। स्पीड बदलती है पर उतनी नहीं बदलती है। उसके लिए हमें ये भी समझना होगा कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्ट बराबर नहीं होते। तो ये कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट के बाद रिज़ल्ट निकलता है, रिज़ल्ट को आप एनालाइज करते हो, रिज़ल्ट को आप देखते हो, पढ़ते हो, गौर से ध्यान देते हो, फिर रिज़ल्ट आपकी उसी चीज़ को हम बोलते हैं एनालिसिस। अगर हम ध्यान से उसको देखें, पढ़ें, एनालिसिस उसी चीज़ को बोलते हैं। अगर एनालिसिस के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि आपने जो दिमाग में सोचा था कि इसके पीछे ये कारण हो सकता है, इस प्रोसेस के पीछे ये कारण हो सकता है, अगर वो आपको सही बैठ जाता है तो आपकी थ्योरी और एक्सपेरिमेंट सही हो गया और आपको आपकी ये डिस्कवरी साइंटिफिक न्यूज़पेपर में देने लायक हो चुकी है। अगर नहीं है तो आपको एक्सपेरिमेंट कर कर दूसरा एक्सपेरिमेंट करना होगा और दूसरा ही कोई प्रिंसिपल सोचना पड़ेगा और उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दूसरा कोई और लॉजिक सोचना पड़ेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से रिजल्ट निकलेगा, फिर उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। जैसे जब बल्ब की खोज हुई तब जो साइंटिस्ट थे उनको करीबन करीबन ये माना जाता है कि लगभग 100 से ज़्यादा बार वो फेल हुए। तो उनका क्वेश्चन तो सेम ही रहा कि ये लाइट क्यों जलती है और लाइट होती क्या है, लाइट क्यों जलती है और लाइट को हम कैप्चर कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन तो सेम ही था, लेकिन उनको उन्होंने पहले एक लॉजिक सोचा, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पर वो गलत। उसका जो रिज़ल्ट आया उसका जो रिज़ल्ट आया एक्सपेरिमेंट का, वो उनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से, उनके लॉजिक के हिसाब से फिट नहीं बैठा। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, वो सही नहीं बैठा। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, वो सही नहीं बैठा। चौथा एक्सपेरिमेंट किया, वो सही नहीं बैठा। तो लगभग 100 से ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट करके वो फाइनली उन्होंने बल्ब बनाया। अब हम ये सोचते, हम हमारे क्वेश्चन, अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम कुछ भी अपने माइंड से सोचकर रीज़न नहीं दे सकते। तो आप नहीं कर सकते ऐसा। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, साइंस में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई रीज़न दिया, वो आपके सामने जो प्रोसेस हो रही है, आपने कोई रीज़न दिया उसका, और वो कोई और जाके कहीं पे और जाके एक्सपेरिमेंट करे, कोई दूसरा बंदा जाके एक्सपेरिमेंट करे और पता लगे आप जो बता रहे थे वो झूठ है, वो हर दम सही नहीं होता है, तो आप खुद जाके आके बोलेगा कि भाई जो तूने बताया वो गलत है। क्योंकि आप जो लॉजिक दे रहे हो, अगर वो विदाउट एक्सपेरिमेंट है, विदाउट एनालिसिस है, तो वो ज़रूरी नहीं कि हर जगह सही होगा। और हो सकता है कि वो आपके सामने सही हो जाए, लेकिन दूसरा अगर कोई जाके अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करता है तो वो गलत हो सकता है। तो उसको हम लॉजिक नहीं बोलेंगे। लॉजिक वो चीज़ होता है कि अगर आपने ये लॉजिक दे दिया तो वो हरदम सही होना चाहिए। चाहे वो सुबह के टाइम एक्सपेरिमेंट करे, चाहे वो शाम के टाइम एक्सपेरिमेंट करे, चाहे दोपहर के टाइम एक्सपेरिमेंट करे, चाहे किसी भी टाइम एक्सपेरिमेंट करे, पर जो लॉजिक होता है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बर्फ़ को गैस के ऊपर छोड़ दूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ, तो टेम्परेचर के हिसाब से हर बार वो बर्फ़ पानी में ही बदलेगी। चाहे वो सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, दिन रात का टाइम हो, शाम का टाइम हो, हर बार। चाहे
चूल्हे पे रखूँ, चाहे गैस पे रखूँ, चाहे किसी और चीज़ पे रखूँ, लेकिन ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू और वेरीफाइड साइंटिफिक प्रोसेस है कि जब जब बर्फ़ को हीट मिली है तो वो पानी बना है, और पानी का टेम्परेचर जब 100 से ऊपर गया है तो वो गैस बनी है। ये 100% ट्रू है, चाहे आप कहीं भी जा कर के किसी भी सिचुएशन में आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, चाहे आप रेगिस्तान में चले जाइए, चाहे आप पहाड़ों पर चले जाइए, जब जब आप बर्फ़ को हीट देंगे तो वो पानी में बदलेगा, और जब भी उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो वो गैस बनेगी। ये 100% ट्रू है, 100% सच है, इसी को हम लॉजिक बोलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ होती है। तीनों अलग अलग सेक्टर हैं साइंस के, क्योंकि साइंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि साइंस हमें बताती है कि कोई भी दुनिया में प्रोसेस होती है, हर चीज़ होती है, दुनिया में हर चीज़ होती है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। और दुनिया में 1 मिनट में लगभग लाखों करोड़ों प्रोसेस होती है, तो उसको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो हमें उसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में समझना पड़ता है। तो आप जो पहला यहाँ देख रहे हैं मैकेनिक्स, वो एक फ़िज़िक्स का लॉ होता है। केमिस्ट्री में ये जो दिख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये केमिस्ट्री की हाइड्रोजन पानी के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। और ये जो लिविंग के नीचे आप लिविंग के पीछे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर है। तो हमें साइंस को पढ़ना होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तोड़कर, और हम हमारी साइंटिफिक स्टडी या साइंस की स्टडी हम तब पूरी मान सकते हैं, पहला स्टेप हम तब पूरा मान सकते हैं जब हम हर एक केमिस्ट्री के प्रोसेस को ध्यान से पढ़कर उसे समझ सकें, उसके पीछे की रीज़न को समझ सकें, केमिस्ट्री के प्रोसेस को ध्यान से पढ़ सकें और उसे समझ सकें, और बायोलॉजी की प्रोसेस को हम ध्यान से पढ़ सकें और समझ सकें। पढ़ सकें कि क्या प्रोसेस है, पढ़ सकें कि क्या हो रहा है, समझना क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्यों हो रहा है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, और कब तक होता रहेगा, ये हमें समझना है। पढ़ना क्या है, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस क्या है। चाहे आप सोच लीजिए कि बादलों का बनना हो, फिर बारिश का आना हो, तो प्रोसेस क्या हुई, बादलों का बनना और बारिश का आना। पर प्रोसेस तो ये हो गई, पर हमें ये समझना है कि वो फिज़िक्स में आती है, केमिस्ट्री में आती है और बायोलॉजी में आती है, किस स्टेट के अंदर आती है। वो सारा प्रोसेस फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कौन से ब्रांच में आता है, तो वो फिज़िक्स में आता है, आप उसे फिज़िक्स में समझते हो। और अब आपके मन में उसके पीछे होने वाले लॉजिक यानी कारण का पता लगाना ही अच्छे साइंस के स्टूडेंट का विजन होना चाहिए। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब कब होता है, और ये प्रोसेस होने के पीछे कारण और चीज़ें क्या क्या हैं। जैसे मैं कहूँ कि बारिश का आना है, तो उसके लिए पहले बादल बनेंगे, पानी का बादलों में स्टोर होगा, फिर पानी का बादलों में स्टोर होगा, एक लेवल पर आके वो रुक जाएंगे कि उससे ज़्यादा पानी का स्टोर नहीं हो सकता।
फिर वो पानी का पानी से भरे हुए बादल हवा से कैसे चलते हैं और किस लेवल पर आके किस वजह से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं तब जाके बारिश होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, तब हम समझ पाएंगे कि हमने बादल बनने और बादल से बरसात होने की एक प्रोसेस को समझ लिया, सिर्फ एक प्रोसेस को समझा है और उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न हमने समझा। तो उसी को बोलते हैं साइंस की पर्टिकुलर स्टडी। वो एक प्रोसेस यानी बादल का बनना और बादल का बरसना एक प्रोसेस है और उसके पीछे के हर कारण को हमने समझ लिया, तो हम बोलेंगे कि हम साइंटिफिक स्टूडेंट हैं, हमने एक प्रोसेस को, दुनिया में होने वाले एक प्रोसेस को समझा है। अब मेरा गोल क्या रहेगा और मेरा विज़न क्या है कि मैं आपको दुनिया में होने वाले हर एक प्रोसेस को समझा पाऊँ कि ये कौन से सेक्टर से, साइंस के कौन से सेक्टर से साइंस के कौन से सेक्टर में पढ़ा जाता है, क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न क्या क्या है, कब कब होता है, वो सारी चीज़ें। अब उसके लिए दो चीज़ें और हैं। मैं ये चाहता हूँ कि साइंस की स्टडी, ये हमेशा ये याद रखिए कि साइंस की स्टडी दो तरीके से होती है। पहला पार्ट तो मेरा रहेगा कि मैं आपको बता पाऊँ कि कोई प्रोसेस है जो नेचर में होती है, उसके बाद उसकी लॉजिक को समझा पाऊँ। फिर दूसरी चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए जो आपका पार्ट है। मेरा तो ये दो ही चीज़ होती है कि होगी, मेरी ये दो ही चीज़ होगी कि कोई प्रोसेस है, उसके पीछे कारण क्या क्या हैं, कब कब होती है और क्यों होती है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो आपका आता है कि भाई आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके लिए मन में सोचेंगे 15-20 मिनट पढ़ने के बाद मन में सोचेंगे उसको कि मैं भी सर के द्वारा बनाए गए या बताए गए कारणों को सोचूं। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए जो मेरे सामने आप आके रख सकें, तभी आप साइंस के स्टूडेंट बन पाएंगे। ठीक है। और अगर इस स्लाइड या मेरे विज़न, मेरी थिंकिंग के बारे में आपका कोई डाउट हो, कोई पर्टिकुलर डाउट हो, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। और याद रखिए कि मैं यहाँ हूँ आपके साइंस की जर्नी को आसान बनाने के लिए। जब तक जहाँ तक जो भी कुछ मेरे से हो पाएगा मैं कर पाऊँगा। मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, आप मुझे बता दीजिए प्लीज़। साइंस देखने में बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन है नहीं। बस हमें 2-3 क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस के होने का कारण क्या क्या है और उसमें फैक्टर क्या क्या हैं, जैसे उस प्रोसेस के होने का कारण क्या है और उस कारण के पीछे की चीज़ें क्या क्या हैं, उस कारण में चीज़ें क्या क्या हैं, बस उसे हमें समझना है। और कारण के बदलने पर या आसपास के एनवायरनमेंट के बदलने पर प्रोसेस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हमें समझने हैं हर एक चीज़ पर, हर एक प्रोसेस में। और इसी पूरे प्रोसेस को, चाहे वो प्रोसेस को समझना हो, प्रोसेस को डिफ़ाइन करना हो, फिर प्रोसेस के पीछे का कारण समझना हो,
और प्रोसेस के पीछे के फैक्टर समझने हो, एनवायरनमेंट चेंज करने पर प्रोसेस में होने वाली चेंज को समझना हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान बनाना मेरा काम है और वही मेरा विज़न है, वही मेरा विज़न है। ये हमेशा याद रखिए कि साइंस में सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं कि कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको समझना कि क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि क्यों हो रहा है। तीसरी चीज़ होती है कि एनवायरनमेंट से उसे क्या क्या चाहिए होने के लिए, जैसे हवा चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, या और क्या क्या चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए। और जो चीज़ें चाहिए अगर हम उसको बदलते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और कितना पड़ेगा। इसी चीज़ को समझने की पैटर्न को हम साइंस कहते हैं, इसी चीज़ को हम साइंस बोलते हैं। साइंस इतनी मुश्किल है नहीं जितनी समझी जाती है। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा मेरी मेरी जो आगे की विज़न है वो आप समझ पाए होंगे। और साइंस से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। और साइंस एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसे समझ पाए तो ये आपको बहुत कुछ वापस दे सकती है। इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।